प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में मैं आपको दोलित्र के बारे में पिछली दफ़ा समझा रहा था। यह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुरूप इस प्रश्न पत्र की अंतिम इकाई का अंतिम भाग है। दोलित्र का सिद्धांत मैंने बताया था कि भाई किस प्रकार टैंक सर्किट होते हैं और किस प्रकार विद्युत दोलन उत्पन्न किए जा सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि दोलित्र भी एक तरह का प्रवर्धक ही होता है जिसमें धनात्मक पुनर्निवेशन होता है, और जब एक निश्चित कंडीशन ए बीटा बराबर 1 होती है उस वक्त बिना किसी निवेशी संकेत के हमें दोलनी निर्गम प्राप्त होता है। ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार के दोलित्रों में अलग अलग तरह से प्राप्त की जाती हैं। ए बीटा का मान 1 होना एक शर्त कहलाती है और वो शर्त अलग अलग दोलित्रों में अलग अलग तरह से प्राप्त की जाती है। उसी के अनुरूप अलग अलग प्रकार के दोलित्रों का निर्माण किया जाता है। जो सबसे पहले आज मैं आपको जिस दोलित्र के बारे में बताऊंगा वो है कॉलपिट दोलित्र। ये जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो एमएससी फिज़िक्स की प्रयोगशाला में आप इसको डिज़ाइन भी करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसकी रचना समझाऊं, आप देखिए, इस परिपथ पे विचार कीजिए। आपको मैंने इस तरह का परिपथ बहुत पहले ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में बताया था। कॉमन एमीटर मोड में उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में एक ट्रांजिस्टर को जब प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो निर्गम संकेत है वो निवेशी संकेत के सापेक्ष 180 डिग्री के कालांतर पर प्राप्त होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर एमीटर परिपथ या उत्सर्जक परिपथ में अगर मैं प्रतिरोध RE को लगाता हूं तो ये पुनर्निवेशन का कार्य करता है। इस परिपथ में R1 और R2 बायस प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ देखिए आप, CB एक संधारित्र है जो निवेशी संकेत में किसी भी प्रकार के दिष्ट निर्गम से दिष्ट संकेत के प्रवेश को ये रोकता है। LC कलेक्टर में एक लगाया गया प्रेरकत्व है। इसका भी एक विशेष प्रयोजन है। यह उच्च आवृत्ति के संकेतों को शक्ति प्रदाय में जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ जो जनरेट होंगे सिग्नल, वो सिग्नल कहीं शक्ति प्रदाय के साथ मिक्स न हो, इसके लिए उच्च प्रेरकत्व का LC उपयोग में लाया जाता है। आपको सबको मालूम है XL बराबर ω L होता है। ये दोनों संधारित्र हैं C1 और C2। ये आप देखिए कि दोनों ही जो हैं वो परिवर्ती हैं। इनके ऊपर जो तीर का निशान है ये इस बात को शो करता है कि ये वेरिएबल है, इनको हम बदल सकते हैं। ये एक खास बात है इसकी। और इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने इसमें ये लिखा है आपको, जो मैं बताता हूँ कि किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। R1 तथा R2 प्रचालन बिंदु को निर्धारित करते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था कि भाई R1 R2 का उपयोग क्या होता है। R1 R2 का मुख्य उपयोग बायस प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद में प्रतिरोध RE तथा संधारित्र RC के समांतर संयोजन के द्वारा, ये देखिए CE जो एमीटर के साथ सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है वो हमारा CE है। और
ये जो सी के स्थायी स्वाभिनिधि प्रदान करते हैं। सी भी एक अवरोध संधारित्र है जो संग्राहक में धारा प्रवाह को रोकता है। एल सी एक रेडियो आवृत्ति चौक है। रेडियो आवृत्ति चौक है जो उस आवृत्ति के दोलनों को, सिग्नल्स को शक्ति प्रदाय में जाने से रोकता है। यहाँ ये आपस में मिले हुए होंगे। संधारित्र C1 तथा C2 ये देखिए वेरिएबल कैपेसिटेंसेस हैं और प्रेरकत्व L ये दोलनी परिपथ का निर्माण करते हैं। इनको हम देखिए, कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता कि ये तीर का निशान क्यों लगाते हैं। अगर आप प्रतिरोध पे तीर का निशान लगाते हैं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इंडक्टर पे अगर तीर का निशान लगाते हैं तो ये वेरिएबल इंडक्टेंस है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का निशान है। इनको हम बदल सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार आवृत्ति को चेंज करने के लिए। यह परिपथ स्वतः उत्तेजन की कला से संबंध प्रतिबंध पूरा करता है। यानी इसमें 180 डिग्री का जो कलांतर है वो तो स्वयं प्रवर्धक के कारण उत्पन्न होता है, और ये C1 C2 और L जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से पुनः 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करके फीडबैक किया जाता है, ताकि 180 और 180 मिलकर 360 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होगा। तो निर्गम जो है वो निवेशी के समान कला में होने पर ए बीटा की वैल्यू +1 आ जाएगी। अब इसका तुल्य परिपथ, जैसा कि आपको मालूम है पहले भी हमने तुल्य परिपथ कई बार बनाया है। किसी भी ट्रांजिस्टर के तुल्य परिपथ को, एच प्राचाल तुल्य परिपथ को बनाने के लिए हमें HIE, HFE, HRE, HOE ये 4 पैरामीटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए R1, R2 तथा RE इनका मान तो इस प्रकार होता है कि ये केवल बायसिंग को निर्धारित करते हैं। तो इनका तुल्य परिपथ में कोई आवश्यकता नहीं होती दिखाने की। इनका प्रत्यावर्ती धारा प्रचालन से कोई संबंध या कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त HOE और HRE ये दोनों ही अत्यल्प होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, तो इनको भी हम बाद में नगण्य मानते हैं। तो पहले जो वास्तविक परिपथ है वही है, HIE दिखा दिया मैंने, इनपुट रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज स्रोत है HRVBE, और ये VCE, और ये GMVBE ये धारा स्रोत हो गया। ये HOE चालकता हो गई। ये C1 और C2 जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनकी कोई वैल्यू जो भी हम परिपथ में निर्धारित करते हैं वो C1 और C2 ले लीजिए। और ये इंडक्टर L आ गया। अब इसमें जब मैं इसको HRE को नगण्य मानता हूँ और HOE को नगण्य मानता हूँ तो परिपथ थोड़ा सरल बन जाता है। तो सरल बनते इसको हटा दीजिए तो देखो केवल HIE रह गया। ये रहा HIE। HIE जो है वो C1 के साथ पैरेलल हो गया एक तरह से। ये देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी शाखा सीधी जाएगी तो HIE C1 के पैरेलल में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो गए। फिर रहा धारा स्रोत GMVBE, ये रहा GMVBE। ये देखो C2 के इस सिरे पे जुड़ा हुआ है, इसको मैंने A मान लिया। यहाँ A दिखा दीजिए इसको, तो A से जुड़ा हुआ है। फिर इसको B ले लीजिए और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और घुमा करके, अब देखिए कोई परिवर्तन नहीं है इन दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है। इसी परिपथ को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये GMVBE दिखा दिया, इसके समांतर क्रम में देखिए C2 दिखा दिया। तो A और इसके समांतर क्रम में C2 दिखा करके ये देखिए ये बिंदु A ले लिया। ये बिंदु A और G के बीच में आप देख सकते हो, A और G के बीच में GMVBE और C2 एक दूसरे के समांतर है। तो GMVBE और C2 एक दूसरे के समांतर हो गए। फिर उसके श्रेणी क्रम में ये देखिए C1 के समांतर क्रम में कौन है, HIE। तो ये देखो C1 के समांतर क्रम में HIE आ गया, पॉइंट B हो गया। और A और B के बीच में L आ गया। तो A और B के बीच में L आ गया। इस तरह से आप इस परिपथ को बहुत सावधानी से अगर याद भी करेंगे तो ये सरलता से याद हो जाएगा। रटने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप समझिए कि भाई HIE और HF जो होते हैं ये दो चीज़ें हमेशा काउंट करती हैं ट्रांजिस्टर में। HOE और HRE को हम नगण्य मानते हैं। ऐसा करते ही ये परिपथ अत्यधिक सरल हो जाएगा। अब मैं आपको इसका विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण अगले वीडियो में समझाता हूँ कि किस प्रकार धारा का जो
विभाजन होता है, धारा के विभाजन का सिद्धांत मैंने आपको सबसे पहले मेरे शुरुआती वीडियोज़ में आप देखेंगे धारा परिपथ वाला